हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के इस एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास में हम बात करेंगे जो पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे हम जो टैरिफ की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो एजेंसियां होती हैं वो किस तरह से टैरिफ को अपने फिक्स करती हैं और कितने तरह के टैरिफ वो लगाती हैं और वो लगाती क्यों हैं, इसके भी रीज़न को हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली उसका मेन टैरिफ लगाने का रीज़न ये था कि जो उसमें दो तरह के उन पे जो लोड था, एक तो सैलरीज देने का और जो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ये सारा जो खर्चा आता है उसको। तो पहला हमने देखा था जो सिंपल रेट टैरिफ के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसके ये किस तरह से निकालते हैं ये हमने जाना था। और ये बेसिकली जो डोमेस्टिक जो टैरिफ हम पे आम हाउस होल्ड पे जो टैरिफ इम्पोज किए जाते हैं तो वो जनरली इसी तरह से निकाल कर उनको इम्पोज किया जाता है। और हमने ये भी जाना था कि इसके मेरिट और डीमेरिट क्या होते हैं। जहाँ तक मेरिट की उसके सवाल थी तो उसमें यह था कि इनकी जो कैलकुलेशन होती है तो ये बड़ा इजी होती है। और डीमेरिट की बात हमने की थी कि इसको जो पर यूनिट जो खर्चा आता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये हर आमो जो फाइनेंशियल वीक का जो सेक्शन है तो मोस्टली लाइट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को अफोर्ड नहीं कर पाते, इसका ये ड्रॉबैक था। तो अब दूसरा हमारा क्या था, फ्लैट टैरिफ। दूसरा था गाइस फ्लैट टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ। देखें इसके क्या मेरिट और डीमेरिट है। देखें ये टैरिफ अति सरल सुगम है, इसलिए इसे साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है और दायक को किसी एक प्रकार के विद्युत भार का बिल तैयार करने में कम समय लगता है क्योंकि इसका परिकलन काफ़ी इजी होता है, सरल होता है। इसके विद्युत ऊर्जा की बर्बादी अर्थात फिजूल खर्ची कम होती है क्योंकि उपभोक्ता की संपूर्ण ऊर्जा की कीमत चुकानी पड़ती है। और डीमेरिट की बात करें, विभिन्न प्रकार के लोड घरेलू औद्योगिक भार के लिए अलग अलग ऊर्जा मापकों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए एनर्जी मीटर की कीमत का व्यय बढ़ता है। इसमें प्रति इकाई विद्युत ऊर्जा की कीमत कुछ अधिक रखी जाती है क्योंकि उपभोक्ता का पोषक फीडर सदैव चालू अर्थात ऊर्जित रखा जाता है। अब देखते हैं इस टैरिफ का यूज़ सामान्य स्तर पर घरेलू और जो छोटी साइज़ की जो कमर्शियल यूनिट्स होती हैं उनके लिए किया जाता है। गाइस कई तरह के टैरिफ के बारे में इसमें बात की गई है। चलें अब इसको देखते हैं हम
स्टेप रेट टैरिफ क्या होता है? पद दर टैरिफ। प्रस्तुत टैरिफ उपभोगित विद्युत इकाइयों की संख्या पर निर्भर करता है। इसमें विद्युत का उपभोग बढ़ने के साथ साथ पदों की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि निश्चित उपयोगित इकाइयों के पश्चात एक अग्रिम पद प्रारंभ हो जाता है और प्रत्येक अग्रिम पद के साथ साथ चलें ये सब टेबल को ही देखते हैं। क्या है टेबल में? एक तरफ क्या लिखा हुआ है? सीरियल लिखा हुआ है, सीरियल नंबर और यूनिट, स्टेप 1 स्टेप्स लिखी हुई हैं, रेट लिखा हुआ है किलोवाट पर आवर के हिसाब से, और जो कंज्यूम यूनिट्स हैं वो कितना यूनिट उन्होंने यूज़ किया हुआ है, और चार्ज लिखा हुआ है। तो देखते हैं, अगर 0 से 100 यूनिट है अगर, तो स्टेप 1 रहेगा और जो दर रहेगी 100, और उपभोगित इकाइयाँ 40 और विद्युत चार्ज 40 रुपये। 101 से 200 के बीच में तो सेकंड, और जो दर रहेगी वो 90, उपभोगित इकाई 160 और विद्युत व्यवहार 144। अब इसके भी कुछ मेरिट और डीमेरिट दिए गए हैं। इस टैरिफ को आप ज़रा स्टडी कर लेना, काफ़ी तरह के दिए हुए हैं। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है जो विद्युत जनन केंद्र की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को इफ़ेक्ट डालते हैं, उनकी कीमतों पे प्रभाव डालते हैं। पहला है लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन। ये भी काफ़ी हद तक ये पहला फैक्टर है। इसका क्या मतलब है? लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन कहने का मतलब है कि वो प्लांट की लोकेशन किस जगह पे है, और वो जो जिन एरिया को पावर की सप्लाई कर रहा है वो कितना उससे ज़्यादा दूर है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जितना ज़्यादा दूर होगा तो हमें जो सप्लाई होती है और जो सप्लाई में पूरा जो खर्चा आता है वो भी, इसको कंडक्टर्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, वायरिंग हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो पोल्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा लगेंगे। तो देखते हैं स्टीम पावर स्टेशन का प्रतिष्ठापन स्थल कोयले की खानों के लिए कोयले की खानों के निकट होना चाहिए, जहां पर कोयला कम कीमत व अधिक मात्रा में सुगमता से प्राप्त हो। इसी प्रकार अगर पनबिजली घरों का निर्माण यथोचित मात्रा में प्राप्त जल प्रपात वाले क्षेत्रों पर करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम थर्मल पावर जनरेशन कोई यूनिट है, तो उसके जो मेन सोर्स हैं, जैसे थर्मल पावर में वाइडली कोयला यूज़ होता है, और ऐसे ही जो पानी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो हमें
चाहिए ये कि ऐसी जगह पे हम इनको इंस्टॉल करें जहाँ पर इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो, और इस तरह से हम उसकी कॉस्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो देखें क्या लिखा हुआ है। पनबिजली घरों का निर्माण यथोचित मात्रा में पर्याप्त जल प्रपात वाले स्थलों पर करना चाहिए, और परमाणु विद्युत केंद्रों का निर्माण उन स्थलों पर किया जाता है जहां पर उक्त दोनों प्रकार के केंद्रों ताप तथा पनबिजली घरों का निर्माण संभव नहीं, जैसे भारतवर्ष में राजस्थान का भूभाग। डीजल विद्युत केंद्र का निर्माण। तो गाइस एक पॉइंट यह है कि जो हमारे एटॉमिक जो पावर प्लांट होते हैं वो इस ऐसी जगह पे इंस्टॉल किए जाते हैं जहाँ पे ये जो रिसोर्सेस हैं जैसे कि कोयला और वाटर वगैरह, ये जहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। तो उस जगह पे अब देखें क्या लिखा है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो गाइस है विद्युत भार केंद्रों के निकट, नियर दी लोड सेंटर। विद्युत उत्पादन केंद्रों को लोड सेंटर के निकट होना चाहिए ताकि विद्युत शक्ति संचरण में बचत हो सके। कहने का मतलब है कि जो पावर प्लांट है वो जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद जहाँ पे स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी का जो उपचयन और अपचयन करके, मतलब जो ट्रांसफार्मर का जो वर्क होता है, तो ये लोड जितना मुमकिन हो उस पावर प्लांट के पास में ये यूनिट्स होनी चाहिए, जिससे क्या हो जो पावर को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जिससे पहले हमने डिस्कस किया था, तो जो लॉसेस होते हैं उन लॉसेस को कम से कम किया जा सके। विद्युत उत्पादन केंद्रों को लोड सेंटर के निकट होना चाहिए ताकि विद्युत शक्ति संचरण में बचत हो सके। विद्युत उतना ही ज्ञात हो, आपको पता हो कि उच्च वोल्टता पर जो प्रत्यावर्ती विद्युत की अपेक्षा दिष्टवर्ती विद्युत का शक्ति संचरण अति मितव्ययी होता है। तो कहने का मतलब है कि जो दिष्ट धारा होती है, जो दो तरह की हमने आपको फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा बेसिक सी क्लास में, जो एक होती है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट, और एक होता है दिष्ट धारा। वही बोल रहे हैं कि जो दिष्ट धारा का जो संचरण है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये उसके मुकाबले जो अल्टरनेट करंट है उसके मुकाबले बेनिफिशियल रहता है। तो अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट है सिंपलिसिटी ऑफ डिज़ाइन। सिंपलिसिटी ऑफ डिज़ाइन का क्या मतलब है? सिंपलिसिटी ऑफ डिज़ाइन का ये मतलब है कि जो ये पूरा सेटअप जो इंस्टॉल किया जा रहा है, इसको जितना भी मुमकिन हो सके हमें इसको सिंप्लीफाई करके डिज़ाइन करना है ताकि मिनिमम कॉस्ट में हम काम चला सकें। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विद्युत शक्ति केंद्र की न्यून मूल लागत तथा न्यून परिचालन की कीमत के लिए संयंत्र की
अभिकल्पना सादा व मितव्ययी होना चाहिए। मतलब कहने का है जो प्लांट है उसके डिज़ाइन सिंपल होनी चाहिए ताकि जो खर्चा है उसको बचाया जा सके। इसके लिए संयंत्र का अभिविन्यास कुछ ऐसा होना चाहिए कि संयंत्र में इंस्टॉल्ड उपकरणों की मरम्मत अनुरक्षण कम समय में सुविधा पूर्वक किया जा सके और संयंत्र की संरचना सुसंगठित समुचित। तो देखें, कहने का मतलब ये है कि एक तो जो बिल्डिंग की डिज़ाइन है, जो संयंत्र है, उसको सिंप्लीफाई रखते हुए इस तरह से सिंप्लीफाई रखना है कि जो इक्विपमेंट वगैरह वहाँ पे रखे होंगे उन तक जो एक्सेस है, जो बंदों की या फिर जो टेक्नीशियन की, उनकी एक्सेस ईज़िली हो और मूवमेंट वगैरह हम ईज़िली वहाँ पे कर सकें, ताकि जो मेंटेनेंस वगैरह का जो काम होता है वो ईज़िली हो सके। और जो बिल्डिंग जो संयंत्र है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। संयंत्र में प्रयुक्त उपकरण टिकाऊ, सादा, मानकीय होना चाहिए ताकि हम कम लागत के साथ टूट फूट के समय उपकरणों का बदलना आसान हो सके और सामान्य कर्मचारी भी प्रचलित करने में सफल हों। तो ये थे। अब जो नेक्स्ट है वो है भविष्य वितरण। भविष्य वितरण का क्या मतलब है? संपूर्ण संयंत्र का वर्तमान अभिकल्पनात्मक योजना के अंतर्गत भविष्य में विस्तार संबंधी योजना का विधान होना चाहिए ताकि विद्युत की मांग के अनुसार कम कीमत पर संयंत्र की क्षमता बढ़ाई जा सके, क्योंकि एक पृथक संयंत्र की संरचना में अधिक धनराशि। कहने का मतलब ये है कि जब हम संयंत्र की अभिकल्पना जब हो रही है, उसको जब डिज़ाइन किया जा रहा है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो फ्यूचर में अगर इस एरिया की डिमांड अगर बढ़ती है तो हम एक नया संयंत्र ना लगाकर उसी पुराने वाले संयंत्र में इस तरह से डिज़ाइन उसकी करना चाहिए। पुराने संयंत्र में हम जो अपनी जो फर्दर इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर जनरेशन की जो सारी ज़रूरियात हैं वो उसी प्लांट में हम अवेलेबल हों और उसी प्लांट में हम उन चीज़ों को कर सकें, ताकि जो सप्लाई और डिमांड, जिस तरह से हम डिमांड बढ़ती है उस तरह से हमें इक्विपमेंट वगैरह की भी ज़रूरत रहती है। तो जो फ्यूचर एक्सटेंशन है इसका मतलब ये है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गाइस प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। कहने का मतलब है ये कि किस तरह से हम जो इलेक्ट्रिक लोड है किस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम पेशेंट गोई या फिर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले जो वक्त है उसमें किस तरह से लोड, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर का लोड है वो किस तरह से बढ़ेगा या बढ़ेगा ही गाइस। जिस तरह जनरली देखें क्या लिखा है, जिस क्षेत्र में विद्युत प्रदाय इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रदान करना होता है उस क्षेत्र के विद्युत भार का जानना निहायत ही ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। किसी नवीन विकसित क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक विद्युत भार निम्नलिखित कारकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर जो भविष्य का जो फोरकास्ट होगा किस तरह से, तो वो है क्षेत्र का माप। जिस क्षेत्र का विद्युतीकरण करना है उसका साइज जानना आवश्यक है, क्योंकि विद्युत भार विद्युतीकरण के क्षेत्र की माप पर निर्भर करता है। दूसरा है
क्षेत्र की प्रकृति, नेचर कैसा है उस क्षेत्र का, किस तरह की टोपोग्राफी है उसकी। वैद्युत भार विद्युतीकरण किए जाने वाले क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर क्षेत्र की प्रकृति का तात्पर्य क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से वह टोपोग्राफी से उसका मतलब है क्षेत्र की पॉपुलेशन कैसी है। वैद्युत भार विद्युतीकरण किए जाने वाले नगर, उपनगर आदि की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जनसंख्या की सघनता जितनी ज़्यादा होगी, लोड भी उतना ज़्यादा होगा। वैद्युत भार पर विद्युतीकरण किए जाने वाले प्रति इकाई क्षेत्र की जनसंख्या पर भी निर्भर करता है। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल का देखें, अगर वहाँ पे इकोनॉमिकली अगर स्ट्रॉन्ग क्लास रहता है तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। हो सकता है उनके घर में फ्रिज भी हों, और जो मशीन है, डिश वॉशर हैं, और लाइट्स हैं, और इस टीवी हैं। तो जितनी ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग क्लास होगी उस एरिया की, उतनी ही ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो डिमांड वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। क्षेत्र का औद्योगिक विकास, बौद्धिक वैद्युत भार विद्युतीकरण किए जाने वाले क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर भी निर्भर करता है। प्रायः औद्योगिक विकास से रहित क्षेत्रों की अपेक्षा औद्योगिक विकसित क्षेत्रों का वैद्युत भार उच्च होता है। वैद्युत शक्ति की कीमत, इसका क्या मतलब है? वैद्युत कीमत पर अर्थात विद्युतीकरण किए जाने वाले क्षेत्र में लागू किए गए टैरिफ पर भी निर्भर करता है। सस्ती बिजली को प्रायः सब लोग सब प्रकार की सुविधा के लिए अधिकता के साथ उपयोग करते हैं, परंतु महंगी बिजली का मितव्ययता के साथ दूसरे बिजली सस्ती होने से विद्युत पर आधारित और औद्योगिक विकास भी संबंधित क्षेत्र में द्रुतगामी से बढ़ता है। इस प्रकार वैद्युत भार पर भी कहने का गाइस ये मतलब है कि अगर जो टैरिफ हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लाइट के, पावर के, वो अगर फीजेबल होंगे, पॉकेट फ्रेंडली होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम करेंगे और जो कनेक्शन है उनकी भी संख्या बढ़ेगी और जो कंजम्पशन है उसको वो भी बढ़ेगा। और अगर टैरिफ की जो कीमत है वो अगर हाई रहती है तो कंजम्पशन भी लोग बड़ी एहतियात के साथ करेंगे, और जो गरीब तबका है वो हो सकता है कनेक्शन ही ना ले, इससे महरूम ही रहे। तो ये चीज़ें थी। अब गाइस जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और तो गाइस इसको अब हम कल की क्लास में आप इसको स्टडी कर लीजिएगा।